अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट ओपन करके इसका सिलेबस बता देते हैं। चलिए, आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए और पीरियड 2 का सिलेबस मार्क कर लिए। जैसे कि हमने पहले भी आपको बता रखा है, हिस्ट्री में आपके बच्चों 2 चैप्टर थे पीरियड 2 में, चैप्टर नंबर 6 और 7, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 9 हो गया था। पार्ट 10 जो हमारा बाकी रह गया था वो आज हम करेंगे। और ज्योग्राफी में हमारा एक ही चैप्टर था जो कि हमारा कंप्लीट है, और सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर थे, चैप्टर 5 और 6, जिसमें हमने एक कर रखा है और एक हमारा इसमें बाकी रह गया है। तो हमारा अब जो चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का बाकी रह गया है, पार्ट नंबर 10, तो वो पार्ट नंबर 10 कंप्लीट करते हैं। चलिए, पेज नंबर 48 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10। पेज नंबर 48 ओपन करिए बच्चों। और हमने आपको पिछली बार जब पार्ट नंबर 9 पढ़ाया था तो बताया था, यहाँ पर पार्ट नंबर 9 लिख लिए, डेट लिख लिए। तो डेट आपने कौन सी लिखी होगी यहाँ पर? जिस दिन पार्ट नंबर 9 की वीडियो अपलोड हुई होगी उस दिन जो तारीख होगी उस दिन की डेट तो यहाँ लिखी होगी आपने। फिर हमने ये सब कंप्लीट करा के यहाँ पर आपको महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन तक, महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन वाले पार्ट तक, इस वाले पैराग्राफ तक, इस वाले टॉपिक तक आपको हमने बताया था कि पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। फिर आपसे हमने कहा था कि यहाँ पर अब पार्ट नंबर 10 जो स्टार्ट होगा, हम रविंद्रनाथ टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस यहाँ से स्टार्ट होगा। हमने आपको बताया था कि जो पार्ट नंबर 10 है बच्चों, पार्ट नंबर जो 10 स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? रविंद्रनाथ टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस, यहाँ से हमारा पार्ट नंबर 10 स्टार्ट होगा। और हमने फिर ये भी बताया था कि पार्ट नंबर 9 हमारा वहीं तक कंप्लीट हो गया है, महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन तक, इससे ऊपर वाला। और हमने पिछली बार ये आपको लिखवा भी दिया था कि आप लिख लिए पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, ये हमने उसी टाइम लिखवा दिया था। तो आपने भी ये लिख रखा होगा अपनी बुक में कि पार्ट नंबर 9 कंप्लीटेड और पार्ट नंबर 10 स्टार्टेड। तो आज हमारी जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 10 की है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पार्ट नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। तो जिस दिन पार्ट 10 वीडियो का, जो हमारी पार्ट 10 की वीडियो है इस चैप्टर की, जिस दिन अपलोड होगा, यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर ऐसे डेट लिख दिएगा, ठीक है, छोटी सी यहाँ पर तारीख लिख दिएगा, जिससे ये पता रहे बस कि पार्ट 10 हमारा किस दिन अपलोड हुआ है, ठीक है, जिससे ये पता रहे कि आपने पार्ट 10 उस दिन पढ़ा है नहीं पढ़ा है। चलिए, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड रविंद्रनाथ, पहले तो हेडिंग देखिए यहाँ पर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस। अवार्ड कहते हैं बच्चों घर, ठीक है, घर कहते हैं, घर को कहते हैं अवार्ड। पीस मतलब शांति, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति का घर। चलिए, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, क्या उनके चाइल्डहुड के समय की बात करें बच्चों, अगर हम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, रविंद्रनाथ टैगोर की चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बचपने की बात कर रहे हैं हम। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल्स क्वाइट सफोकेटिंग। ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर को मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का ये एक्सपीरियंस है कि जब वो छोटे थे, उनके बचपने की अगर बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा लगता था, स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा लगता था कि सफोकेटिंग है, मतलब उन्हें घुटन सी महसूस होती थी स्कूल में। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल्स क्वाइट सफोकेटिंग। रविंद्रनाथ टैगोर को जब उनके बचपने की बात करी जाए तो वो जो है उन्हें ऐसा लगता था कि उनके स्कूल में उन्हें घुटन सी महसूस होती थी, ठीक है, उन्हें सफोकेटिंग फील होता था। फिर फॉर हिम द स्कूल अपेयर्ड लाइक अ प्रिजन, उनके लिए स्कूल ऐसा लगता था जैसे कि जेल, ऐसा लगता था किसी इंसान को जेल में बंद कर देते हैं, तो इसी तरह से उन्हें स्कूल लगता था कि जेल की तरह है, उन्हें वहाँ पर घुटन होती थी। ही वॉन्टेड अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन कुड लर्न वाइल एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड। उन्हें ऐसी एक जगह पसंद थी कि जहाँ पर बच्चे पढ़ पाएँ, किसके साथ? इंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, अपने बचपने को इंजॉय करते हुए पढ़ पाएँ, ऐसी जगह उन्हें पसंद थी। वो ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पर बच्चे जो हैं अपने बचपने को, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर पाएँ, मस्ती के साथ, मज़े के साथ पढ़ पाएँ, उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी। ही वांटेड एन एटमॉस्फेयर वेयर अ चाइल्ड्स क्रिएटिविटी कुड बी अनलीस्ड। और ये कह रहे हैं उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए था जहाँ पर जो चाइल्ड की, बच्चे की एक क्रिएटिविटी होती है वो सामने आ सके, ठीक है, और ख़त्म ना हो पाए, वहाँ पर क्रिएटिविटी जो है उस बच्चे की वो बाहर निकल के आए। और इन्हें इसीलिए जो है स्कूल्स में जो है पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं किसी कैद खाने में हूँ, किसी जेल में हूँ। और वो एक ऐसी जगह चाहते थे, बच्चों को ऐसे चाहते थे कि वो मैं ऐसी जगह पढ़ूँ जहाँ पर जो है अपने बचपने को मैं इंजॉय भी कर पाऊँ, मज़े के साथ और शांति के साथ, मतलब इंजॉय करके मैं जो है पढ़ सकूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट पैदा हो, ऐसी जगह चाहते थे। लर्निंग कुड बी प्रमोटेड विद नेचुरल एम्बियंस। और ये कह रहे थे, इनका ही कहना है कि लर्निंग जो है हमारे नेचुरल एम्बियंस से प्रमोट हो सकती है, बढ़ सकती है। फॉर दिस, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस पर्पज़ के लिए क्या किया? ही सेंट अप आई स्कूल, क्या उन्होंने इसके लिए एक बच्चों क्या किया, एक स्कूल ओपन किया। कब? कहाँ पर? 100 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता इन अ रूरल एरिया कॉल्ड शांति निकेतन। इसके लिए इन्होंने एक जो है
100 किलोमीटर दूर कोलकाता से, जो हम कोलकाता पढ़ते हैं, हम कोलकाता जो है हमारा, वो पहले कलकत्ता पढ़ा जाता था, स्पेलिंग भी यही होती थी। तो 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से उन्होंने एक रूरल एरिया में यानी गांव वाले इलाके में एक जो है स्कूल बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने शांति निकेतन। क्या किया उन्होंने? इस पर्पज़ के लिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर, खुली जगह पर रहकर। तो इसके लिए इन्होंने कलकत्ता से दूर 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल बनाया। क्या बनाया? उसका नाम क्या पड़ा? शांति निकेतन। ही कॉल्ड इट एन अबॉर्ड ऑफ पीस, और इसे जो है इन्होंने अबॉर्ड ऑफ पीस के नाम से बुलाया, मतलब शांति का घर। शांति निकेतन का मतलब ही यही होता है, शांति का घर, ठीक है, अबॉर्ड ऑफ पीस। इसीलिए इस हेडिंग का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर अबॉर्ड ऑफ पीस, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति का घर। तो इस शांति निकेतन को इन्होंने कैसे बुलाया? अबॉर्ड ऑफ पीस, वेयर चिल्ड्रेन कुड लर्न एंड लिव एंड डेवलप देयर टैलेंट इन हार्मनी विद नेचर। ये कह रहे हैं इस जगह को इन्होंने अबॉर्ड ऑफ पीस के नाम से बुलाया, और जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ सकते हैं, अपने लाइफ को जी सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अपने टैलेंट को विद नेचर, हारमनी विद नेचर, इन हारमनी विद नेचर, मतलब कुदरत के साथ, नेचर के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ रहकर, उसके साथ खेल कर, उसके साथ पढ़कर उसके अंदर वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इतनी दूर जाकर, 100 किलोमीटर दूर जाकर, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जाकर एक स्कूल खोला रूरल एरिया में। रूरल एरिया मतलब गांव के इलाके में, जिसका नाम दिया था इन्होंने शांति निकेतन। Thus, Tagore and Gandhi ji were quite similar on certain perspective of education. इसीलिए कह रहे हैं, तो इसीलिए जो टैगोर और गांधी जी थे वो कुछ मौक़ों पर, कुछ जगहों पर सिमिलर थे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव पर, मतलब ऑन सर्टेन पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी पढ़ाई के मामले में जो गांधी जी और टैगोर थे वो थोड़े बहुत कुछ जगहों पर सिमिलर भी थे, मगर हाउ एवर दे डिफर टू, मगर कुछ जगहों पर बच्चों ये लोग अलग अलग भी थे, मतलब डिफरेंस भी थे। इन लोगों की थिंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती भी थी और कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा अलग थी, काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट भी थे। मतलब गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ ऊपर बने हैं अपनी बुक में, देखिए उनकी थिंकिंग जैसे काफ़ी जगह पर सेम भी थी पढ़ाई को लेकर, उसी हिसाब से कुछ जगहों पर दोनों बिल्कुल ही अलग थे, मतलब वो कुछ अलग सोच रहे थे, वो कुछ अलग सोचते थे। तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर सिमिलर होने के साथ साथ अलग भी थे, उन लोगों की थिंकिंग डिफरेंट भी थी। गांधी जी अपोज्ड वेस्टर्न एजुकेशन एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। पहला कि गांधी जी जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन और मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपोज करते थे, उसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हमारे इंडिया में आए और उसे पढ़ें। मगर टैगोर क्या चाहते थे? टैगोर ऑन द अदर हैंड वांटेड टू कंबाइन इंडियन ट्रेडिशन विद वेस्टर्न मॉडर्निटी। मगर जो टैगोर थे वो दूसरे हाथ पर, दूसरी जगह पर, यहीं अगर टैगोर की बात की जाए तो वो चाहते थे कि इंडियन की जो ट्रेडिशंस हैं, इंडिया का जो हमारा ट्रेडिशंस हैं, उन सबको और वेस्टर्न मॉडर्निटी को मिलाकर हमें जो है सीखना चाहिए। मतलब वो ये चाह रहे थे कि अपने इंडियन ट्रेडिशन को भी ना छोड़ें और जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है, जो हमें नहीं पता है जिसके बारे में, हम उसे भी सीखें। तो मेरे हिसाब से इनकी थिंकिंग तो बेहतर थी, क्योंकि अगर ये इंडियन ट्रेडिशंस को भी अपने साथ में लेकर चल रहे हैं तो अपने इंडिया को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने इंडिया को नहीं भूल रहे हैं और उनकी बातों को सीख रहे हैं, तो नॉलेज ही हो रही है। और गांधी जी की भी एक तरफ गांधी जी भी सही सोचते थे। गांधी जी ये सोच रहे थे कि अगर इंडिया के लोग मॉडर्न मतलब वेस्टर्न एजुकेशन लेने लगे तो उन्हें ये लगेगा हमें कुछ नहीं आता है और वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, तो उन लोगों के गुलाम बन जाएंगे हल्के हल्के करके और आवाज़ उठाने की मतलब ताकत नहीं रहेगी। मगर टैगोर का ये मानना था कि अगर हम इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न मॉडर्निटी को दोनों को साथ में मिला देंगे तो हम लोग जो है मतलब काफ़ी डेवलप हो पाएंगे। इसलिए टैगोर और गांधी जी आपस में इस जगह पर डिफरेंट थे, इस जगह पर दोनों की सोच अलग थी। टैगोर लेड एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ न्यूमेरिक एंड डांस अलॉन्ग विद टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। इसीलिए टैगोर ने काफ़ी एम्फेसिस ऐसे किए जैसे कि टीचिंग ऑफ न्यूमेरिक, जिसमें न्यूमेरिक भी पढ़ाए जाते थे, डांस भी सिखाया जाता था, विद टीचिंग ऑफ साइंस मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ शांति निकेतन में न्यूमेरिक और डांस भी सिखाया जाता था, जिससे बच्चे एंजॉय कर पाएँ और एंजॉय करने की वजह से बच्चे एंजॉय करेंगे तो उनका मन लगेगा पढ़ाई में। मैनी अदर इंडियंस ऑल्सो गेव देयर ओपिनियन ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम शुड बी सेट फॉर इंडिया। ये कह रहे हैं काफ़ी जो इंडियन हैं उन्होंने भी, काफ़ी दूसरे जो इंडियंस हैं उन्होंने भी जो है अपनी ओपिनियन दिया कि किस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारे इंडिया के अंदर सेट करना चाहिए। मतलब बाकी जो दूसरे इंडियंस थे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके का हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमारे इंडिया में होना चाहिए, मतलब लागू करना चाहिए, मतलब कैसा सेट करना चाहिए।
दिस डिबेट कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये बच्चों ये जो डिबेट है, ये जो बहस है, डिबेट कहते हैं बहस को, ये जो बहस है ये आज़ादी तक चलती रही, आज़ादी के बाद तक चलती रही। मतलब जब तक अंग्रेज़ चले गए उसके बाद भी ये डिबेट चलती रही। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की भी बात करें अगर, तो ये डिबेट चलती रही, बहस चलती रहेगी, हमें वो चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, ये सारी बहस जो थी ये चलती रही। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, प्लेड अ लीडिंग रोल इन डेवलपिंग द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने काफ़ी लीडिंग रोल प्ले किया है किसमें, एक न्यू एजुकेशन सिस्टम को, न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने में। टू रिमूव इलिटरेसी फ्रॉम इंडिया, ये कह रहे हैं इंडिया से इलिटरेसी हटाने में। गोखेल एंड अदर रिपीटेडली मेड द डिमांड फॉर फ्री, ये कह रहे हैं गोखेल और जो अदर थे उन्होंने रिपीटेडली डिमांड करते गए, क्या, मेड द डिमांड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये लोग जो है मिलकर, ऐसे काफ़ी जो इंडियंस थे उन लोगों ने काफ़ी, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, इन्होंने भी काफ़ी डेवलपिंग में, मतलब एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी इन्होंने रोल प्ले किया है, काफ़ी काम किया है। उसके साथ साथ बाकी जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी लगातार मतलब एक के बाद एक डिमांड करते रहे, उनसे अपील करते रहे, किस चीज़ की, कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ज़रूरी कंपलसरी होनी चाहिए, हर किसी के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी कर देनी चाहिए एजुकेशन। ग्रोथ ऑफ साइंस, अब देखेंगे हम ग्रोथ ऑफ साइंस। द सेंट्रल फिगर इन द अवेकनिंग ऑफ इंडिया वॉज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपने नहीं सुना है, चलिए अब पढ़ लेते हैं। वैसे ये बहुत मशहूर राजा हैं और काफ़ी टैलेंटेड राजा थे। चलिए अब देखते हैं। सेंट्रल फिगर इन द अवेकनिंग ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं अगर हम इंडिया के जागने की बात करें, अवेकनिंग मतलब जगना, तो हम कह सकते हैं कि वो राजा राम मोहन रॉय थे। वो जो सेंट्रल फिगर थी, वो जो सेंट्रल फिगर बन के आए वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, चलिए उसके बाद हु इज़ राइटली रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसे हम पूरे तरीके से, पूरे हक से हम कह सकते हैं, जिसके पास ये हक है, जिसे हम कहा जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट लीडर थे पहले मॉडर्न इंडिया के। मतलब जब इंडिया मॉडर्न हो चुका था, मतलब जब मॉडर्न इंडिया हो गया था, तब के वो लीडर थे। मतलब सिंपली ये कहा जा सकता है इनके ज़माने में इंडिया जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल पड़ा था। He wanted his countrymen to accept the rational and sacrifice approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। वो क्या चाह रहे थे अपने कंट्री के मैन से, कि सारे रेशनल और सेक्रीफाइस अप्रोच जो हैं उसे एक्सेप्ट करें, एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और जो ह्यूमन डिग्निटी के प्रिंसिपल्स हैं उसे, एंड सोशल इक्वलिटी है सारे मैन और वुमेन के लिए, वो सब बराबर होने चाहिए। जैसे कि पहले क्या होता था कि औरतों आदमी में बहुत फ़र्क होता था, औरतों की इतनी इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, ठीक है, आदमियों को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी, ज़्यादा वैल्यू थी उनकी। तो ये सारी जो है सोशल इक्वलिटी और डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब चीज़ें जो है इस पर इन्होंने पहले तो जिक्र किया। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपेगेटर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये पहले एक सबसे पहले और अकेले एक ऐसे अर्लीस्ट प्रोपेगेटर हैं मॉडर्न एजुकेशन के, विच ही लुक्ड अपॉन एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन द कंट्री। जिसे जो है मतलब मॉडर्न एजुकेशन को, ये जो है पहले एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने प्रोपोगेट किया, ठीक है, एज अ प्रोपोगेटर इन्होंने काम किया, जिसे इन्होंने ऐसे देखा कि विच ही लुक्ड अपॉन एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट, जिसे ये मॉडर्न एजुकेशन को एक मेजर इंस्ट्रूमेंट समझते थे, किसके लिए, फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन द कंट्री, कि अगर कंट्री के अंदर मॉडर्न आइडियाज़ डेवलप करने हैं, लोग बाग को अगर अक्लमंद बनाना है, उनकी सोच को बदलना है, समझदार करना है, तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है। वो जो हम पुरानी एजुकेशन है वो तो हमारे साथ साथ है, मगर उसके साथ हमें तरक्की करनी है तो हमें कुछ चेंजेस लाने हैं। Actually, some of the reformers of this time believe that the neglect of science in India had been the main reason for the India's backwardness। अगर असल में बात की जाए तो कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे थे बच्चों इस टाइम के, वो लोग ये सोच रहे थे कि जो इंडियंस हैं उन्होंने साइंस को, मतलब जो साइंस है उसे नेगलेक्ट कर रखा है, साइंस को नहीं पढ़ते हैं, साइंस को नहीं मानते हैं इंडिया के अंदर। तो यही एक मेन रीज़न है इंडिया का कि वो बैकवर्ड है, वो पीछे है, बाकी जो कंट्री हैं उससे जो है इंडिया जो है बहुत पीछे इलाके में है, क्योंकि वो साइंस को नेगलेक्ट कर रखा है उसने, बिल्कुल ही उसे मानती नहीं है। सो दे सेट अप साइंटिफिक सोसाइटीज़ फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस। तो इसीलिए बच्चों उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटीज़ जो है डेवलप की, मतलब सेटअप की जगह जगह पर, किस लिए, कि साइंस को पॉपुलराइज कर सकें, पॉपुलर कर सकें, हर कोई साइंस को जान सके, सीख सके, टेक्नोलॉजी को बढ़ा सके।
मोस्ट ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर्स स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड टू इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ साइंस, और काफ़ी इंडियन रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिन्होंने इस पर काम भी किया, स्ट्रेस अपॉन द नीड, इस पर काफ़ी इसमें उन्होंने मेहनत की। उन्होंने ये बताया नीड टू इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ साइंस की क्या ज़रूरत है साइंस को पढ़ने की, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की इन्होंने काफ़ी मेहनत की, इंट्रोड्यूस किया, लोगों को ज़रूरत समझाई उसकी कि क्या ज़रूरत है साइंस को पढ़ने की। विद देयर एफर्ट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस वर सेटअप एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ये करें इन्हीं लोगों के एफर्ट्स और मेहनत के साथ, इन्हीं लोगों की कोशिश की वजह से, इन्हीं की मेहनत की वजह से क्या हुआ, अब ये लोग इन्होंने काफ़ी कोशिश की, ठीक है, कोशिशों की वजह से इनकी क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है कई जगह पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेटअप कर दिए गए, मतलब साइंस के भी डिपार्टमेंट बना दिए गए, ठीक है। टू स्टडी साइंस इट वॉज एसेंशियल फॉर द पीपल, क्या, टू स्टडी साइंस इट वॉज एसेंशियल फॉर द पीपल टू फ्री दमसेल्फ ऑफ सुपरस्टिशन। इनिशियली द हिंदूज कंसिडर्ड द डिसेक्शन ऑफ अ डेड ह्यूमन बॉडी एज अ सिन। अब देखो, सबसे पहले साइंस को पढ़ने के लिए जो ये ज़रूरी था कि जो पीपल हैं वो सुपरस्टिशियस, मतलब जो फालतू की जो ये मनगढ़ंत बातें होती हैं बच्चों, ठीक है, सुपरस्टिशियस जो बातें हैं, फ्री देमसेल्फ ऑफ सुपरस्टिशियस, जो फालतू की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, उन लोगों को सबसे पहले उनसे फ्री करना, अपने आप को, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो इधर उधर की बातों को फ्री करना। इनिशियली द हिंदूज, सबसे पहले जो हिंदू थे वो लोग क्या सोचते थे बच्चों, कंसिडर द डिसेक्शन ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी इज अ सिन, कि डेड ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करना, क्योंकि आपने देखा होगा साइंस के अंदर क्या होता है, मुर्दा जो होते हैं, मुर्दा जो बॉडी होती है, जिस्म होता है, उसके ऊपर ही रिसर्चेज होते हैं, काफ़ी काम किया जाता है। तो वो लोग सोचते थे ये तो गुनाह का काम है, ये सिन है, गुनाह है, ये पाप है, ठीक है। महेंद्र लाल सरकार वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिसेक्ट अ ह्यूमन बॉडी, पहले महेंद्र लाल सरकार लिखा है, वैसे सरकार पढ़ेंगे, महेंद्र लाल सरकार ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था। इन 1876 ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, और ये इंडियन 87 में इन्होंने ही इंडियन एसोसिएशन, क्या, ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने बच्चों एक इंडियन एसोसिएशन फाउंड की फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, साइंस की कल्टिवेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, यहाँ पर देखिए फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, यहाँ के वर्ड बच्चों छुप रहे हैं तो अपनी बुक में देख लीजिए आप, क्योंकि इससे फिर मैं ऐसे कर करके दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर इंडियंस, अच्छा जो यहाँ पर पहले अभी जो बच्चों यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है अभी जो डिसेक्शन, इसका मतलब आपको यह मालूम होना चाहिए, डिसेक्शन का मतलब होता है काटना या चीरना या फाड़ना, ठीक है। डिसेक्ट का मतलब किसी, जैसे मतलब पढ़ने के लिए किसी जानवर, पौधा या इंसान, ठीक है, उसकी बॉडी को काटना, ठीक है, कट लगाना। तो हिंदू जो थे वो लोग ये सोचते थे किसी मुर्दा को अगर हम काट रहे हैं, मुर्दे को, किसी जिस्म को, मरे हुए इंसान के जिस्म को अगर हम कट कर रहे हैं तो वो गुनाह का काम है, पाप का काम है, इसलिए वो लोग जो है उसे मना करते थे करने को। मगर बाद में इन लोगों ने ये कहा इस तरह की सुपरस्टिशियस जो है बातें हैं, इन लोगों की मनगढ़ंत बातों को, इसे सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो अगर साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो फिर यहाँ चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे थे। देयर आफ्टर इंडियन इन इंक्रीज नंबर, क्या हुआ, इंडियंस जो है नंबरों में इंक्रीज होने लगे, बढ़ने लगे, टुक टू स्टडी ऑफ साइंस एंड मैनी ऑफ देम मेड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये कह रहे हैं इसी तरह से हल्के हल्के करके लोग बाग, इंडियंस जो थे वो बढ़ने लगे साइंस की तरफ, मतलब साइंस पढ़ने वाले लोग बाग बढ़ने लगे, अब ज़्यादा होने लगे, और काफ़ी इनमें से ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दिया वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस में, साइंस के अंदर काफ़ी ब्रांचेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। महेंद्र लाल सरकार's एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस सून बिकेम द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। महेंद्र लाल सरकार जो एसोसिएशन थी, उनकी जो एसोसिएशन थी किसके लिए, फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, साइंस की कल्टिवेशन के लिए, वो जल्द ही बाद में क्या बन चुकी थी, सून, सून मतलब जल्दी, सून बिकेम द प्रीमियर जो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। बिकेम मतलब बन गई, बिकम मतलब बनूंगा, बन या बनेगी, तो बिकेम है, ए है, बिकेम मतलब बन गई, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है, फॉर द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, किसके लिए, जो साइंस थी, इनके ये जो महेंद्र लाल सरकार थे, इन्होंने जो एसोसिएशन खोली थी, इसकी मदद से जो यहाँ की साइंस थी उस वो पॉपुलर हो गई और प्रमोशन हो गया उसके अंदर। इन द 1920s द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज सेटअप, फिर 1920 में एक ISCA यानी इंडियन साइन कांग्रेस एसोसिएशन सेटअप की गई, कब, 1920 में। इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड साइंटिस्ट इन एवरी ब्रांचेज हु एक्वायर्ड वर्ल्ड फेम, और इंडिया के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट बन के निकले बच्चों जिन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इज्जत कमाई, फेम कहते हैं इज्जत, शोहरत,
ठीक है। सो फेमस इंडियन साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल फेम वर पीसी रॉय। अब इनके कुछ साइंटिस्ट के नाम बता रहे हैं आपको, जो इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्या क्या करी है, इज्जत कमाई है। सो फेमस इंडियन साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल फेम वर पीसी रॉय हैं एक हैं जेसी बोस, एक हैं सीवी रामन। सीवी रामन के बारे में आपने सुना ही होगा, पीसी रॉय भी सुना होगा, जेसी बोस भी सुना होगा, नहीं सुना है तो सीवी रामन तो पक्का सुना होगा। सत्येन बोस, मेघनाथ शाह, दीवी वादिया एंड बीरबल शाहनी। ये साहनी है, साहनी नहीं शाहनी, ठीक है, शाहनी नहीं साहनी, बीरबल साहनी। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इन्होंने इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है। इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के फील्ड में सीवी रामन, इनका तो आपने नाम सुना होगा, अगर फिजिक्स वैसे पढ़ेंगे आगे तो आप सुन लेंगे इनका नाम। फिजिक्स के फील्ड में जो सीवी रामन थे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था बच्चों इन 1930, 1930 में। सोचो 1920 में ही इंडियन ने जो है साइंस कांग्रेस एसोसिएशन सेटअप की और 10 साल के बाद ही रामानुजन जो सीवी रामन थे इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीत लिया फिजिक्स के अंदर। यानी उस टाइम कितनी चाह होगी लोगों के अंदर पढ़ने की। रामानुजन वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड, और जो रामानुजन थे बच्चों बहुत बड़े मैथमेटिशियन माने जाते हैं। एंड महालैनोबिस वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर ऑफ स्टैटिस्टिक, और जो महालैनोबिस थे ये जो है बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग स्कॉलर थे स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स जो है मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। ये समझ लिए मैथमेटिक्स के फील्ड में ये एक तरह से बिल्कुल ही सुपर हीरो थे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूँ रामानुजन की तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बड़े मैथमेटिशियन थे। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं, पढ़ने के सारे सामान, किताब, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में लोग बाग जो है कहीं पत्तों पर लिख रहे हैं, कहीं कुछ पर लिख रहे हैं, पन्ने भी हैं तो ऐसे ही लो क्वालिटी के हैं, मगर वो उस ज़माने में इतने टैलेंटेड थे, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। केस स्टडी बड़ौदा एंड अलीगढ़। अब बड़ौदा और अलीगढ़ की केस स्टडी करेंगे हम। पहले बड़ौदा के बारे में पढ़ेंगे। बड़ौदा और अलीगढ़ जगह है, आपको पता ही होगा, अलीगढ़ के तो बारे में पता है, बड़ौदा भी अब पता कर लिए, बड़ौदा भी जगह है। महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी, महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में मौजूद है बच्चों। बड़ौदा टुडे नोन एज वडोदरा। बड़ौदा जो है पहले ज़माने में इसका बड़ौदा नाम था, अब जो है आजकल अभी के बारे में बात कर रहे हैं हम, जब हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो अभी की बात करें तो बड़ौदा को वडोदरा के नाम से जाना जाता है। इज़ अ फेमस एंड इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ मॉडर्न डे गुजरात। ये बच्चों गुजरात में है, कहाँ पर, बड़ौदा कहाँ पर है, गुजरात में। अब आप पूछेंगे बड़ौदा कहाँ पर है तो लोग बाग बड़ौदा नहीं समझेंगे, अब समझेंगे वडोदरा, क्योंकि उसका नाम वडोदरा है। अब ये एक मशहूर और फेमस सिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कहाँ की, गुजरात की। अब नहीं, बहुत पहले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी है इसकी वजह से। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वॉज विजुलाइज्ड बाय डॉक्टर जैक्सन। ये कह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशन का, ये जो है किसके ज़रिए विजुलाइज किया गया था, डॉक्टर जैक्सन के ज़रिए। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ बड़ौदा कॉलेज। ये बड़ौदा कॉलेज के कौन थे? डॉक्टर जैक्सन, ये वहाँ के प्रिंसिपल थे इन 1908। कब? 1908 की बात करें तब। 1908 में जो बड़ौदा कॉलेज था वहाँ पर जो है डॉक्टर जैक्सन जो हैं वो प्रिंसिपल थे। ही एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साइंस इंस्टीट्यूशन ऑफ बड़ौदा ऑन एन इम्प्रूव बेसिस। और इन्होंने ही एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने ही एडवोकेट किया किसका? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूशन, जो साइंस इंस्टीट्यूशन बड़ौदा में खोला गया था ऑन एन इम्प्रूव बेसिस, मतलब एक इम्प्रूव बेसिस में और बेहतर बनाकर। वो किसकी वजह से हुआ था? इन्हीं की वजह से, ठीक है। इन्होंने ही स्टेबलाइज किया था उसे। बट बिफोर डॉक्टर जैक्सन, मगर अगर मैं डॉक्टर जैक्सन से पहले की बात करूँ, इन 1881, ये 1908 में थे यहाँ पर, अब मैं 1881 की बात कर रहा हूँ, बिफोर डॉक्टर जैक्सन से पहले महाराजा सायाजी राव लेड द फाउंडेशन ऑफ द बड़ौदा कॉलेज। तो जो महाराजा सायाजी राव थे उन्होंने बड़ौदा कॉलेज की फाउंडेशन यानी बुनियाद डाली थी, उन्होंने ही शुरू किया था। विच लेटर ऑन फ्लोरिश इनटू अ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में कॉलेज से बदलकर एक बहुत फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन गई। क्या? पहले ये कॉलेज के तौर पर खोला गया था, बाद में इसे यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, ठीक है। तब्दील करने वाले कौन थे? डॉक्टर जैक्सन, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे, मगर इसकी जो बुनियाद डाली थी वो थे महाराजा सायाजी राव, जिन्होंने शुरू किया था। द महाराजा वॉज अ जीनियस एंड अ मैन ऑफ वर्सेटाइल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं जो महाराजा थे बहुत बड़े जीनियस और एक वर्सेटाइल इंटरेस्ट के आदमी थे, मतलब काफ़ी उनका इंटरेस्ट बहुत चीज़ों में था। वर्सेटाइल ऐसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसे हम डिस्क्राइब ना कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है। ही फैला हुआ मतलब बिखरा हुआ हर चीज़ में, हर तरफ। ही इंस्टीट्यूटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। इन्होंने काफ़ी
रिफॉर्म्स जो है किए, ठीक है, काफ़ी इंस्टीट्यूटेड इन्होंने ही इंस्टीट्यूट सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स जो है इंस्टीट्यूट किए एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक फील्ड्स में। ही अपोज कास्ट डिसेबिलिटीज़ एंड अनटचेबिलिटी एंड स्टेबलाइज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एंड हॉस्पिटल्स। बच्चों ये क्या करते थे, इन्होंने जो डिसेबिलिटीज़ जो कास्ट डिसेबिलिटीज़ होती है, मतलब जो मज़हब के तौर पर लोग एक दूसरे को अछूत कहते थे और एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते थे, नीची कास्ट का लोग है तो उसे समझते नहीं थे, उसे पढ़ने नहीं देते थे, या इस तरीके के जो कास्ट के बेसिस पर लड़ाइयाँ थी उसे वो अपोज करते थे, उसके खिलाफ थे। और जो अनटचेबिलिटी थी, जो मैंने बताया अनटचेबिलिटी मतलब जो वही कि कोई गरीब इंसान है वो अमीर इंसान की चीज़ों को छू नहीं सकता, उनके कुएं से पानी नहीं पी सकता, उनके जैसे कपड़े नहीं पहन सकता, वो चप्पल नहीं पहन सकता, वो उनके मंदिर में नहीं जा सकता, मतलब इस तरह की अछूत सोच थी कि वो अछूत हैं, मतलब उसे वो हमें छू नहीं सकता, हम गंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत गंदी सोच थी इन लोगों की। तो इस तरह की अनटचेबिलिटी जो है कास्ट डिसेबिलिटीज़ हैं, इसे वो इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, मतलब नापसंद थी, पसंद तो बिल्कुल नहीं थी, नापसंद, सॉरी, ठीक है। एंड स्टेबलाइज अ नेटवर्क ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज़, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया स्कूल लाइब्रेरीज़ का, मतलब स्कूल लाइब्रेरीज़ खोली उन्होंने। एंड हॉस्पिटल्स इन द स्टेट, और स्टेट्स के अंदर हॉस्पिटल्स यानी दवाई खाने, मतलब सिंपल हम कह सकते हैं, इलाज करने के लिए जगह खोली लोगों के लिए। ही इवन टर्न हिज कैपिटल इनटू अ सिटी ऑफ मेजेस्टिक बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स, इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी इसे एक सिटी ऑफ मेजेस्टिक बिल्डिंग्स और गार्डन्स में तब्दील किया, मतलब इन्होंने खूबसूरत इमारतें भी बनवाई, गार्डन्स भी बनवाए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन स्वदेशी मूवमेंट, और आपने स्वदेशी मूवमेंट सुना होगा बच्चों, उस स्वदेशी मूवमेंट में ये भी शामिल थे, ठीक है। ही वॉज इन रियलिटी द मेकर ऑफ मॉडर्न बड़ौदा, और अगर हम बात करें बच्चों जो मॉडर्न बड़ौदा आपको दिखता है, तो रियल में जो मॉडर्न बड़ौदा आज जो नज़र आता है हमें, वो रियल में इनके ही वजह से बना। टुडे द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द ज्वेल ऑफ द बड़ौदा क्राउन। अगर हम आज के ज़माने में बात करें तो आज के ज़माने में जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी है, महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा इसका नाम है। क्या नाम है? महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। पहले क्या नाम था इसका? बड़ौदा कॉलेज, फिर बाद में इसका नाम पड़ गया महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, सिंपली बड़ौदा यूनिवर्सिटी। तो ये जो है आज के ज़माने में अगर हम इसे डिस्क्राइब करें, अगर इसे हम बताएं कि अगर हमसे पूछे कोई कि आप महाराजा सायाजी राव बड़ौदा यूनिवर्सिटी जो है, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे, तो इसे जो है इस तरीके से बताया जाता है कि ज्वेल इन द बड़ौदा क्वाइन, बड़ौदा क्राउन, जो बड़ौदा का ताज है उसके ऊपर जो मोती जड़ा होता है वो यूनिवर्सिटी है। मतलब अगर बड़ौदा जो है क्राउन है बड़ौदा, तो उस क्राउन पर जो मोती लगा हुआ है जिसकी वजह से उस ताज की, उस क्राउन की इज्जत बढ़ रही है, वो वहाँ का कौन है? बड़ौदा यूनिवर्सिटी। वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी ही है उस क्राउन पर, उस ताज पर जो हीरे लगा हुआ है, जो उस पर मोती लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा जो बड़ौदा है, जो क्राउन है, वो उसकी इज्जत हो रही है। अब खाली पीतल का अगर मैं आपको कुछ ला के एक ताज ला के दे दूँ, चलो मैंने कोई एक ताज भी आपको ला के दिया कैसे भी, उसकी इतनी इज्जत नहीं रहेगी जब तक वो सजा नहीं रहेगा, खूबसूरत और महंगी, और इस पे जैसे हम कहें बहुत महंगी उसमें, जैसे अगर हम राजा की बात करें, किसी राजा अगर कोई ताज पहनता था तो उसके सर पे जो ताज होता था वो बहुत महंगा होता था, उसमें हीरे जवाहरात गड़े होते थे। इसी तरह से उसे ज्वेल बताया गया है बड़ौदा का, बड़ौदा क्राउन का उसे क्या बताया गया है? एक ज्वेल बताया गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अलीगढ़ यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। चलिए देखते हैं, अलीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तस्वीर है यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पर आपको महाराजा साय राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, इसकी यहाँ पर आपको पिक दिख रही होगी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरी तस्वीर तो है नहीं बच्चों, इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, कोई इसकी तस्वीर एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे एक एरिया में फैली हुई है, ठीक है। ये तो एक बस ये कह सकते हैं एक झलक है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, ठीक है। चलिए, मूवमेंट फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स वर लेट अमंग द मुस्लिम्स की करें, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो जो मूवमेंट आया बहुत फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, वो इन मुस्लिम्स के तौर पर मुस्लिम के अंदर बहुत लेट आया था, मतलब मुस्लिम्स ने ये पढ़ना लिखना बहुत लेट स्टार्ट किया था। द मुस्लिम अपर क्लासेस हैड टेंडेड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एजुकेशन एंड कल्चर। जो मुस्लिम्स अपर क्लासेस के थे, मतलब जो अमीर मुस्लिम्स थे और जो बाकी मुस्लिम्स थे, वो लोग जो है वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर का कांटेक्ट जो है अवॉइड कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे अंग्रेज़ों के एजुकेशन सिस्टम को अपनाना, वो नहीं चाहते थे उसे स्वीकार करना। एंड इट वाज मेनली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म बिगेन टू अपेयर। और ये मेनली अगर देखा जाए तो ये कब शुरू हुआ? जब 1857 के बाद जो लड़ाई हुई थी उसके बाद मॉडर्न आइडियाज़ रिलीजियस रिफॉर्म्स के शुरू हो गए, अपेयर हो गए। अ बिगिनिंग इन दिस डायरेक्शन वॉज मेड व्हेन द मोहम्मदन
मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी वॉज फाउंडेड एट कलकत्ता। और ये जो शुरुआत हुई थी इस डायरेक्शन की, वो किस वजह से हुई थी? जो मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी जो कलकत्ता में 1864 में फाउंड की गई थी, बनाई गई थी, तब से एक ये यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था। दिस सोसाइटी प्रमोटेड डिस्कशंस ऑफ रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस। इस सोसाइटी में किस तरह के डिस्कशंस होते थे बच्चों? रिलीजियस बेसिस पर, सोशल बेसिस पर या पॉलिटिकल क्वेश्चंस अराइज किए जाते थे इन द लाइट ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ के रोशनी में रखकर, और मॉडर्न आइडियाज़ के अंडर पर इन्हें सुलझाए जाते थे, बताए जाते थे, डिस्कस किए जाते थे। एंड एनकरेज अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स टू टेक द वेस्टर्न एजुकेशन। और उसमें जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के मुस्लिम्स थे उन्हें ये इनकरेज किया जाता था, मतलब उन्हें बताया जाता था, उन्हें फोर्स तो नहीं कह सकते, मतलब उन्हें समझाया जाता था कि वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज को आपको भी लेना चाहिए, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी को आपको भी सीखना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर अमंग द मुस्लिम वॉज सैयद अहमद खान। ये कह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे मुस्लिम्स के अंदर, वो कौन थे बच्चों? सैयद अहमद खान थे। ठीक है, 1817 से 1898, ठीक है, 98 तक इनकी लाइफ रही, मतलब 1817 में पैदा हुए ना, 1898, इस तरह से अगर कहीं डेट लिखी होती है, मतलब पहली वाली उनकी बर्थडे होती है, उसके बाद डेथ डे होती है, यानी इस दिन वो पैदा हुए, उस दिन उनकी डेथ हो गई। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे मुस्लिम्स के अंदर थे, वो थे सैयद अहमद खान। हम सुनते हैं सर सैयद अहमद खान। तो सर जो है वो एक टाइटल है बच्चों, एक तरह का, मतलब उन्हें ख़ताब मिला था। वो ख़ताब जो है उन्हें ब्रिटिशर्स ने दिया था। ठीक है, उन्हें ब्रिटिशर्स ने दिया था। ब्रिटिशर्स जो हैं वो अगर किसी ब्रिटिशर्स में ही ज़्यादातर ब्रिटिशर्स जो है वो सर का ख़ताब देते हैं। अगर कोई अच्छा काम किया या ऐसा काम किया जिससे वो इम्प्रेस हुए तो उन्हें सर का नाम देते हैं। सर, जैसे शायर होते हैं तो वो अपने नाम के आगे कुछ अपना नाम जोड़ते हैं, उनका कोई अपना पेन नेम होता है। ठीक है, आगे आप समझेंगे ये क्या होता है। तो मतलब अगर सिंपल हम कहें, जैसे कि हमारे घर में हमें निक नेम मिल जाता है किसी वजह से, जैसे कोई बच्चा बहुत शैतान होता है तो उसके घर में उसे नॉटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोई अक्लमंद है तो उसे इंटेलिजेंट कह देते हैं, या कुछ और नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरह से सर सैयद अहमद खान की अच्छाइयों और टैलेंट की वजह से या इनके काम को देखकर अंग्रेज़ों ने इन्हें सर का खिताब दिया था, तब से इनका नाम सर सैयद अहमद खान हो गया, वरना इनका असल नाम सैयद अहमद खान है। ठीक है, He was tremendously impressed by modern scientific thought and worked all his life to reconcile it with Islam. ये कह रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडसली इससे इम्प्रेस हुए थे मॉडर्न साइंस से, मतलब मॉडर्न साइंटिफिक थॉट जो उसकी समझ है और उसकी सोच है, उसका जो काम है, उससे बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस हुए। एंड वर्क ऑल हिज लाइफ टू रिकॉन्साइल इट विद इस्लाम। और उन्होंने अपना सारा काम जो है इसी के साथ, साइंस को लेकर, इस्लाम को जोड़कर, दोनों के साथ ही अपनी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी, ऐसे ही काम किया। दिस ही डिड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिक्लेयरिंग द कुरान अलोन विद द अथॉरिटेटिव वर्क ऑफ इस्लाम। पहले इन्होंने क्या किया कि कुरान को जो है अकेले अथॉरिटेटिव वर्क बताया इस्लाम का। एंड ऑल अदर इस्लामिक राइटिंग्स वर सेकेंडरी, और जो बाकी अदर इस्लामिक राइटिंग है उसे सेकेंडरी बताया। इवन द कुरान ही इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म एंड साइंस। और यहाँ तक कि इन्होंने जो कुरान इंटरप्रेट किया वो भी जो है कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म और साइंस के अंडर में रख कर समझा, या हम ये कह सकते हैं पढ़ा। In his view, an interpretation of the Quran that conflicted with human reasons, science or nature was in reality a misinterpretation. इनके व्यू के हिसाब से बच्चों जो कुरान है ये है कुरान दैट कन्फ्लिक्टेड विद ह्यूमन रीजन्स, जो ह्यूमन रीजन्स से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो साइंस और नेचर जो है रियलिटी में जो है मिस इंटरप्रिटेशन है। ऑल हिज लाइफ ही स्ट्रगल अगेंस्ट ब्लाइंड ओबीडियंस टू ट्रेडिशन। पूरे लाइफ में उन्होंने जो स्ट्रगल किया है वो किससे? जो ट्रेडिशन का जो ब्लाइंड ओबीडियंस है, मतलब अपने ट्रेडिशंस को अंधे होकर, मतलब ओबीडियंस होना, अंधे होकर फॉलो करना, इस तरीके से। डिपेंडेंस ऑन कस्टम, इग्नोरेंस एंड इरेशनलिज्म। और कस्टम, इग्नोरेंस, डिपेंडेंस ऑन कस्टम्स पर डिपेंड होना, इग्नोरेंस एंड इरेशनलिज्म। ही अर्ज्ड द पीपल टू डेवलप अ क्रिटिकल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। इन्होंने काफ़ी लोगों को ये भी समझाया कि लोगों को डेवलप करना चाहिए क्रिटिकल अप्रोच और फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब उन्हें आज़ादी है कि वो सोच सकें, अब क्रिटिकल अप्रोच को डेवलप करा जा सके लोगों को। ही ऑल्सो वॉर्न अगेंस्ट फेनेटिसिज्म, नैरो माइंडनेस एंड एक्सक्लूसिवनेस एंड अर्ज स्टूडेंट एंड अदर टू बी ब्रॉड माइंडेड एंड टॉलरेंट। इन्होंने यहाँ तक कि लोगों को वॉर्न किया कि ये जो नैरो थिंकिंग है, ये जो आपकी छोटी सोच है,
इस सब को नैरो माइंडनेस है, जो ये फैनेटिसिज्म है, इन सब को ख़त्म करना चाहिए आप लोगों को। इन्हें लोगों को समझाया, वार्न किया कि ये सब चीज़ें नुकसान की हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपके किसी फ़ायदे के नहीं हैं। और स्टूडेंट्स को और लोगों को समझाया कि ब्रॉड माइंडेड बनो, बड़ी सोच रखो अपनी, और टॉलरेंट बनो, मतलब बर्दाश्त करने, टॉलरेंट मतलब होता है टॉलरेट करना, टॉलरेंट, ठीक है, बर्दाश्त करने वाले। तो अपनी सोच को बढ़ाओ, जो आप चीज़ें सीखे हुए हैं उससे ज़्यादा मेहनत करो, उससे आगे बढ़ो, ठीक है। वहीं हमें एक जगह पर रुक कर नहीं जीना है अपनी लाइफ को कि बस जितना सीख लिए और मर गए। हमें क्या करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। सर सैयद अहमद खान, अब सर सैयद अहमद खान यहाँ पर हैं, बिलीव दैट रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम कुड बी इम्प्रूव ओनली इम्बाइबिंग मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज। ये कह रहे हैं सर सैयद अहमद खान ये बिलीव करते थे कि जो रिलीजियस और सोशल लाइफ है मुस्लिम्स की, वो तभी इम्प्रूव हो सकती है जब ओनली एंड ओनली इम्बाइबिंग मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज, जब वो मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को हासिल करेंगे, ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज को और कल्चर को एक्वायर करेंगे, उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। देयरफॉर प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रिमेन्ड हिज फर्स्ट टास्क थ्रू आउट हिज लाइफ। इसीलिए जो उनका मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का ये जो काम था, ये इनका पूरे ज़िंदगी में सबसे पहला टास्क बन के रहा। इन 1875 ही फाउंडेड एट अलीगढ़ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला एज अ सेंटर फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंस एंड कल्चर। किसका सेंटर बनाया उन्होंने? वेस्टर्न साइंस और कल्चर का एक सेंटर बनाया। लेटर दिस कॉलेज ग्रू इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, जो कि आज हम बहुत अच्छे से इसे जानते हैं। Hindus, Parsis and Christians had freely contributed to the funds of his college, whose doors were open to all Indians। और जो हिंदूज, पारसीज और क्रिश्चियंस, इन्होंने और बाकी काफ़ी मजहब के लोगों ने इसमें जो है अपना फ़ंड इकट्ठा किया, मतलब चैरिटी दी, चैरिटी में पैसा दिया, ठीक है, इस कॉलेज को बनाने के लिए। एंड कॉलेज हुज डोर वर ओपन टू ऑल इंडियंस, और जिसका दरवाज़ा सारे इंडियंस के लिए खुला रहता है, और उस ज़माने में भी खुला था। In 1898 there were 64 Hindus and 285 Muslim students in college। अगर हम कॉलेज की बात करें तो 1898 में उस ज़माने में 64 हिंदूज स्टूडेंट थे और 285 मुस्लिम स्टूडेंट थे जो कि पढ़ रहे थे। आउट ऑफ 7 इंडियन टीचर, और 7 इंडियन टीचर्स में से 2 हिंदू टीचर थे और बाकी दूसरे मज़हब के थे, या हो सकता है 5 जो बच्चे, हो सकता है मुस्लिम्स हों या कुछ और हों, ठीक है, उसका जिक्र नहीं है, मगर ये बताया गया है 2 जो थे उसमें से 7 में से वो हिंदू टीचर थे। वन ऑफ देम बीइंग प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, और यहाँ तक कि एक उसमें से जो थे 2 में से एक ऐसे थे जो कि संस्कृत के प्रोफेसर थे। वहाँ पर क्या थे? संस्कृत के प्रोफेसर थे। चलिए अब यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। हमने ये तो कर लिया है। अब ये ग्लोसरी देखिए बच्चों, ये ग्लोसरी आप पढ़ लिया करिए, इससे आपको मीनिंग भी समझ में आएंगे। ओरिएंटल का मतलब क्या है? द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द ईस्ट। जो हमारा ईस्ट का ट्रेडिशन और कल्चर था उसे हम कहते हैं ओरिएंटल, ठीक है। और ओरिएंटलाइजेशन मतलब ओरिएंटलाइजेशन जो हमने पढ़ा था उसमें मतलब अपने ईस्ट का कल्चर और ट्रेडिशन पढ़ना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ओरिएंटलाइजेशन। चलिए मदरसा, दिस अरबिक टर्म फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग। ये अरबिक टर्म है प्लेस ऑफ लर्निंग के लिए। और हमारा ऐसी पाठशाला था, वो क्या था? हमारा पाठशाला जो है हिंदूज़ में, हिंदूज़ जो होते हैं, यानी हम सिंपल कहें हिंदी टर्म या संस्कृत टर्म कह सकते हैं पाठशाला। मदरसे जैसा मदरसा हम अरबिक का टर्म है, वैसे ही पाठशाला जो हमारा संस्कृत टर्म है। वर्नाकुलर किसे कहते हैं? आ लोकल लैंग्वेज और डायलैक्ट इज कॉल्ड वर्नाकुलर। लोकल लैंग्वेज और डायलैक्ट जो हमारी होती है उसे हम कहते हैं वर्नाकुलर, जिसे हर कोई समझ पाए। अब जैसे मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात में अगर मैं समझूंगा लैंग्वेज तो मुझे, अगर मैं गुजरात का हूँ तो मुझे गुजराती ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, तो वो मेरी वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई। क्या हुई? वो मेरी वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई, क्योंकि मुझे गुजराती समझ में आती है, इसलिए वो मेरे लिए वर्नाकुलर हो गई। तो लोकल लैंग्वेज जो इंसान को ईजिली समझ में आती है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, या उसके जो डायलैक्ट्स हैं जिसमें वो ईजिली बोल सकता है, लोकल जो बोलता है वो, उसे हम कहते हैं वर्नाकुलर। चलिए अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइजेस पर, 1 बाय 1 हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम इसके एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज टाइम पर देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट है यहाँ पर ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बच्चों आप सभी को पता है, ये हमें बुक में ही करना होता है। तो पहला है इसका, विच ऑफ दीज सिटीज़ इज़ नियर बाई शांति निकेतन। ये कह रहे हैं इन सिटीज़ में से जो चारों दी हैं, इसमें से कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो शांति निकेतन के करीब है। तो मैंने बताया था शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 किलोमीटर दूर बनवाया था। किससे?
कलकत्ता से। किससे? कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन किसने बनवाया था? एक रूरल एरिया में, एक गांव के इलाके में किसने बनवाया था बच्चों? वो बनवाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैंने अभी पीछे बताया था आपको। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन बनाया था वो कलकत्ता के करीब था। नियर बाई मतलब करीब। किसके? कलकत्ता के। अब यहाँ पर कलकत्ता वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, कोलकाता यूज़ हुआ है, क्योंकि आज हम कलकत्ता नहीं पढ़ते हैं, हम उसे कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, नाम भी बदल गए हैं काफ़ी जगह के। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट का हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता हो या कलकत्ता हो, ऑप्शन में आंसर दोनों ही सेम है, क्योंकि हम कोलकाता को कलकत्ता भी कह सकते हैं अभी भी, कोई इसे मना नहीं करेगा, क्योंकि इसका पहले नाम वो रह चुका है। सेकंड है, विच ऑफ दीज पीपल हैड डीप रिस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटल कल्चर। ये कह रहे हैं इन लोगों में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसका जो है ओरिएंटल कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी। तो विलियम जोन्स, मैकोले, विलियम एडम्स या वुड्स। तो विलियम एडम्स, वुड्स और मैकोले तो ऐसे नहीं थे, मगर जो विलियम जोन्स थे बच्चों, वो जो है ओरिएंटल कल्चर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर था, जो हमारा ईस्ट कल्चर था, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। या इन्होंने भी कहा था इंग्लिश पढ़ने के लिए, वेस्टर्न कल्चर को पढ़ने के लिए इन्होंने भी कहा था, मगर ये ओरिएंटल कल्चर को इसे भी बहुत इज्जत देते थे। तो इसका हो गया हमारा 2 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ठीक है। 3 क्या है? विच ऑफ दीज लीडर्स बिलीव दैट पीपल शुड बी ट्रेंड इन डांस एंड म्यूज़िक। ये कह रहे हैं बच्चों, इसमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जो कि वो सोचते थे कि इसमें बच्चों को किस में ट्रेन होना चाहिए? डांस और म्यूज़िक में भी ट्रेंड होना चाहिए। तो ऐसे कौन थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे बच्चों, जो साइंस को, टेक्नोलॉजी को साथ साथ पढ़ाते तो थे, मगर उसके साथ साथ बच्चों को डांस और म्यूज़िक भी सिखाते थे, क्योंकि बच्चे उसमें इंजॉय करते हैं, उन्हें उसमें मज़ा आता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, उन्हें वो जब पढ़ते हैं उसे तो उन्हें उससे मज़ा आता है और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर इस पर टिक कर लिए ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर 4th है हमारा, मैकॉलेज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन। ये कह रहे हैं मैकॉलेज एक्ट जो है बच्चों वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या? मैकॉलेज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन। ये कह रहे हैं मैकॉलेज का जो एक्ट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो मैकॉले ने 1834 में, क्या 1834 में अपना एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें फिर वेस्टर्न कल्चर आ गया था पढ़ाई का। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हो गया था। तो ये इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1834 इसका हो गया। ठीक है, पहले का रविंद्रनाथ टैगोर ए हो गया, मतलब इसका 3rd का। 5th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड इन 1791। आपकी बुक में 1781 लिखा होगा, 1781 हमारा गलत क्वेश्चन है ये। 1781 की जगह काट कर लिख दिए 1791, 81 की जगह 91 कर दिए। ठीक है, 1791 में। चलिए यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग का वॉज स्टार्टेड इन 1791। ये कह रहे हैं 1791 में कौन सा ऐसा था यहाँ पर चारों में से जो स्टार्ट हुआ था? तो मदरसा एट कलकत्ता, कलकत्ता में मदरसा स्टार्ट हुआ था। हिंदू कॉलेज बनारस में स्टार्ट हुई थी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, या जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया था? तो मैंने बताया था जो हिंदू कॉलेज बनारस में बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1791 में। तो 5th का हो गया ऑप्शन नंबर बी, हिंदू कॉलेज एट बनारस। तो इस पर आप टिक कर दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर। 6th है हमारा, स्कूल्स ऑफ हिंदूज वर कॉल्ड। ये कह रहे हैं जो हिंदूज़ के स्कूल्स थे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? स्कूल्स, पाठशाला, मदरसा, नॉन ऑफ दीज। तो मदरसा तो मुस्लिम्स के स्कूल्स को कहा जाता था। खैर स्कूल तो सेम ही था मगर नाम अलग अलग थे। ठीक है, पाठशालाज में जो है इनके हिंदूज़ की रिलीजियस चीज़ें पढ़ाई जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज ये हो गई। मदरसा में हमारे अरबिक कुरान और हमारी अरबिक, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज ये सब होता है। ठीक है, तो 6 का क्या है? पाठशाला। हिंदू के स्कूल्स को क्या कहा जाता है? पाठशाला। तो इस पर आप टिक कर दिए 6 का बी। 7th है, फर्स्ट लॉ मेंबर इन इंडिया वॉज। ये कह रहे हैं पहला जो इंडिया का लॉ मेंबर बना था वो कौन बना था बच्चों? लॉर्ड मैकॉले बना था, या लॉर्ड बेंटिक बना था, या लॉर्ड जेफरसन, या नॉन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से मैं बताऊं बच्चों कौन था, तो वो था लॉर्ड मैकॉले। क्या? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को बनाया किसने था? लॉर्ड बेंटिक ने बनाया था। इसका आंसर देखिए बच्चों कहाँ पर है और हमें कैसे पता चला? आपको बुक में सिर्फ यही चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, आपको बुक में जो साइड में लिखा होता है इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया इज़ समटाइम रेफर टू एज, सॉरी यहाँ नहीं है, इसी में से है हमारा, ये जो हमारा फैक्टोपीडिया है इसके अंदर ये रहा हमारा। यहाँ लिखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1834 अपॉइंटेड लॉर्ड मैकॉले एज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने 1835 यानी 1835 में लॉर्ड मैकॉले को फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ की चीज़ें भी आप कभी कभी देख लिया करिए, ये भी हमारे एक्सरसाइज में पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पूछा है। तो फर्स्ट लॉ मेंबर इंडिया का किसने बनाया, कौन बना था?
वो था लॉर्ड मैकॉले। और अगर पूछता है हु अपॉइंटेड लॉर्ड मैकॉले एज द फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट लॉ मेंबर, मतलब किसने फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया इंडिया का लॉर्ड मैकॉले को, तो उसका आंसर होता है लॉर्ड बेंटिंक। यहाँ पर ये पूछा है कौन बना, तो हमने बताया लॉर्ड मैकॉले, और किसने बनाया होता अगर तो लॉर्ड बेंटिंक होता। तो इस पर टिक कर दिए आप ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, दोबारा देख लिए, पहले का कोलकाता, दूसरे का हमारा विलियम जोन्स, तीसरे का हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब पहले का सी, दूसरे का हमारा ए, तीसरे का हमारा ए, चौथे का हमारा ए 1834, पाँचवें का हमारा हिंदू कॉलेज बनारस यानी बी, फिर 6 का हमारा पाठशाला यानी बी, फिर 7th का हमारा फर्स्ट लॉ मेंबर इन इंडिया वॉज लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए इसकी मैच द फॉलोइंग्स कॉलम्स पर। पहला हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नाम दिए कुछ, यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड दिए। पहले हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के बारे में आपको पता होगा, ये कौन थे, ओरिएंटल कल्चर को ये जो है उसकी इज्जत भी करते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने ये वेस्टर्न कल्चर को भी कहा था कि उसे इंडिया को लेना चाहिए। तो इससे आप इसे मिला दिए फर्स्ट का बी। मैकॉले की बात करते हैं तो मैकॉले कौन थे बच्चों, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश। मैकॉले जो थे इन्होंने इंग्लिश का प्रमोशन किया था इंडिया के अंदर, क्या इंग्लिश, जो इन्होंने कहा था कि इंग्लिश जो है मस्त कर दी थी। ठीक है, तो मैकॉले का मिला दिए ऑप्शन नंबर ए से सेकंड, मतलब यहाँ पर आपको चॉइसेस दी हैं, इसी में से तो मिलाना है, तो इसका सेकंड का मिलेगा ए से। तो ए के आगे सेकंड लिख लिए, बी के आगे फर्स्ट लिख लिए। थर्ड है टैगोर। टैगोर क्या थे, टैगोर से रिलेटेड कौन सी लाइन है इसमें, लर्निंग इन नेचुरल सराउंडिंग। नेचुरल सराउंडिंग में पढ़ने की बात किसने की थी, लर्निंग की बात किसने की थी, टैगोर ने। तो थर्ड हो गया डी पर। ठीक है, डी हो गया थर्ड का, तो इस पर आप लिख दिए। फिर है फोर्थ हमारा गांधी। गांधी जी का क्या था मानना भैया, गांधी जो है अगेंस्ट थे इंग्लिश एजुकेशन। गांधी जो है अगेंस्ट थे इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश एजुकेशन थी उसके खिलाफ थे गांधी जी। तो फोर्थ का हो गया ई के आगे फोर्थ लिख दिए। 5 है पाठशाला। पाठशाला किसे कहते हैं बच्चों, तो पाठशाला का गुरुज। पाठशाला को आपको याद होगा, पाठशाला में टीचर को क्या कहा जाता था, गुरु। तो इसीलिए यहाँ पर 5वें का हो गया सी। यहाँ पर 2 ए के सामने, बी के सामने फर्स्ट, सी के सामने 5, डी के सामने 3, ई के सामने 4। चलिए उसके बाद सी है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखते हैं यहाँ पर। पहला हमारा ऑल पाठशालाज इन इंडिया वर गिवन। हाँ बच्चों, ये फिल इन द हमारे जो मैं अभी टिक द करेक्ट हैं वो तो हमें आप बुक में करनी है, उसके साथ ये मैच द कॉलम भी बुक में करनी है, उसके साथ ये हम ट्रू फॉल्स जो करने हैं ये भी बुक में ही करनी है, कॉपी में मत करिएगा। इसका पहला है ऑल पाठशालाज इन इंडिया वर गिवन गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये कह रहे हैं जो इंडिया के अंदर सारे पाठशालाज थे बच्चों, उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल गया था। नहीं बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट्स उन्हें मिला था जो कि लोग वो रूल फॉलो कर रहे थे, जो लोग इनके हिसाब से चल रहे थे, सिर्फ उन्हें। जो लोग इनके खिलाफ चल रहे थे बाकायदा, जो इन्हें वेस्टर्न कल्चर को नहीं फॉलो कर रहे थे, उन्हें तो और परेशानी हुई थी। गवर्नमेंट ग्रांट्स बिल्कुल नहीं मिला था, तो सबको नहीं मिला था। इंडिया के अंदर मिला था मगर सबको नहीं मिला था। ठीक है, सारे जो हमारे पाठशालास थे सबको नहीं मिला था। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। पहले का लिख दिए फॉल्स, FALSE, मतलब स्पेलिंग लिखनी है पूरी, F नहीं लिखना है। सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर एडवोकेटेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रेन। ये कह रहे हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चिल्ड्रन के बीच में एडवोकेट किया था। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है बच्चों। एडवोकेट का मतलब क्या है, एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, मतलब साथ देना। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो था उसका साथ दिया था। मतलब जो अंग्रेज़ों ने डिसिप्लिन बनाया था कि मतलब टाइम टेबल होना चाहिए, क्लासें अलग होनी चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, ज़मीन की जगह बेंचेस होनी चाहिए, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उन चीज़ों को भी मानते थे। वो लोग सोचते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो चाहते थे कि इंडियन के साथ साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन है इंडियन ट्रेडिशन के साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए, तो इंडिया काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो वो उसे सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया दूसरे का। थर्ड है महात्मा गांधी वॉज ऑफ द व्यू दैट लिटरेचर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी का ये व्यू था कि जो लिटरेचर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग का। तो ये बच्चों एक हिसाब से फॉल्स है। और महात्मा गांधी जो थे ये जो है लर्निंग के लिए जिंदगी हर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कहा इन्होंने, तो ये तो आंसर गलत हो गया। इनका ये मानना था कि इंसान जो प्रैक्टिकली अगर कोई काम करता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, या ना कि उसे रट कर उसे लिख कर। ठीक है, खाली अगर लिखना और उसे पढ़ना आ जाता है तो वो जो है इतना टैलेंटेड आदमी नहीं होगा जितना कि वो प्रैक्टिकली वो चीज़ों को करता है। तो इसका क्या हो गया, ये थर्ड वाला हमारा फॉल्स हो गया। हमने ट्रू कर रखा था, इसे आप फॉल्स कर दिए। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। चौथे पे आ जाते हैं, वुड्स डिस्पैच। यहाँ पर देखिए चौथा, वुड्स डिस्पैच वॉज इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो वुड्स डिस्पैच था वो जो फेवर कर रहा था इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो वुड्स डिस्पैच था वो भी चाह रहा था कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर आ जाए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, फोर्थ। फिफ्थ है जेम्स मिल वॉज नेवर इन फेवर ऑफ ओरिएंटलिस्ट। ये कह रहे हैं जेम्स मिल जो है वो कभी भी ओरिएंटलिस्ट के फेवर में नहीं था, तो ये फॉल्स है। जेम्स मिल जो है ओरिएंटलिस्ट के फेवर में
फेवर में नहीं था वैसे अगर देखा जाए, मगर वो रहा भी, मतलब उसे वो इंडियन के कल्चर और जो ट्रेडिशन है उसे वो बहुत इज्जत करता था, और वो चाहता था कि इंडियन जो है अपने कल्चर और ट्रेडिशन को अच्छे से समझें, ठीक है, अच्छे से जानें, जिससे वो तरक्की कर पाएँ। और बाद में वो ये भी चाहता था कि वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पर सीखें। तो ये इसका क्या है, फॉल्स है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। यहाँ पर हमारा डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। ये कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। तो यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन है बॉक्स में वो बच्चों सारे ऑप्शन गलत हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, तो आपको ये ऑप्शन काट ही दिए, हम यहाँ पर जो करा रहे हैं उससे ही कर लिए। ये ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कुछ ऑप्शन फालतू के हैं, ठीक है। पहला है महात्मा गांधी वॉज हाईली डैश ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ये बताइए महात्मा गांधी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के क्या थे, हाईली अगेंस्ट थे, हाईली खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, ठीक है, हाईली अगेंस्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें आप लिख लिए अगेंस्ट, AGAINST, ठीक है। तो इसमें लिखने के बाद सेकंड देखते हैं, थॉमस कोलब्रुक्स फेवर्ड एजुकेशन इन द ओरिएंटल सिस्टम। जो थॉमस कोलब्रुक थे वो एजुकेशन को किस में, कौन से सिस्टम में फेवर कर रहे थे, ओरिएंटल सिस्टम में फेवर कर रहे थे। पहले का अगेंस्ट, उसके बाद यहाँ पर है हमारा ओरिएंटल। ये फेवर तो कर रहे थे मगर ये लोग भी चाह रहे थे कि इंडियन जो है साइंस को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें। फिर वहाँ पर कह रहे थे कि जो है इन्हें भी वेस्टर्न को पढ़ना चाहिए। थर्ड है मैकोले फेवर्ड एजुकेशन इन द इंग्लिश सिस्टम। मैकोले एजुकेशन को किस सिस्टम में फेवर कर रहे थे बच्चों, ये कर रहे थे इंग्लिश सिस्टम में। यहाँ हो गया अगेंस्ट, यहाँ हो गया ओरिएंटल, उसके बाद इंग्लिश। उसके बाद फोर्थ है हमारा डैश वर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज ट्रेडिशनल पाठशालाज। ये कह रहे हैं किसे जो है पाठशाला को सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया गया था बच्चों, तो वो कौन थे, पंडित्स। कौन थे, पंडित्स, PANDITS। फिफ्थ है टैगोर want टू टेक द बेस्ट ऑफ बोथ द इंडियन ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न मॉडर्निटी। टैगोर क्या चाह रहे थे, जो बेस्ट है दोनों का, इंडियन ट्रेडिशन का और वेस्टर्न मॉडर्निटी का, दोनों का बेस्ट लेना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे दोनों का बेस्ट करके मैं उसे मिक्स करके बेस्ट बना के बच्चों को पढ़ाऊँ, तो जिससे जो है इंडिया के लोग इंडियन ट्रेडिशन को तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ में वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज जो है, टेक्नोलॉजी जो है उसे भी समझेंगे। एक्सरसाइज ई, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट, वाई डिड विलियम जोन्स वांट टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, वांट टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। ये बताइए जो विलियम जोन्स थे वो इंडियन हिस्ट्री और फिलोसफी और लॉ को क्यों पढ़ना चाह रहे थे। पेज नंबर 48 पर इसका आंसर मौजूद है, ये कॉपी में करना है आपको हर बार की तरह। एक्सरसाइज ई और एफ ये आपको कॉपी में करना है बच्चों, ये इन कॉपी, और ये भी आपका कॉपी में है, ठीक है, इन कॉपी। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन आपको मार्क करा देते हैं जो हमने आंसर लगा रखा है। आंसर हमारा है पेज नंबर 48 पे, आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 48 पहले आप ओपन कर लिए, हम बताते हैं इसका आंसर। पेज नंबर 48 ओपन करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 48, यहाँ है आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बड़ा नहीं है मगर यहाँ देखिए, बीइंग अ स्कॉलर विलियम जोन्स, यहाँ पर लिख सकते हैं विलियम जोन्स लर्न एंशियंट इंडियन फिलोसफी, मोरलिटी, रिलीजन, अरिथमेटिक, मेडिसिन, साइंस एंड अदर एंशियंट टेक्स्ट ऑन लॉ। After increasing awareness about Indians, Jones found many other Britishers living in India busy in discovering Indians' heritage. These includes Henry Thomas Colebrooke and Nathaniel Hallhead. उसके बाद यहाँ से all of them had great respect for Indian culture which they felt had reached its zenith and was glorious before it come to a decline. They argued that the success of India in every sphere of life could be known only after studying the Indian civilization. ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है लाइनें सिर्फ यही पढ़नी है आपको, बीइंग से लेकर पहले यहाँ तक, उसके बाद आफ्टर से लेकर पूरा यहाँ तक, फिर बीच की ये चारों लाइनें छोड़ देनी है यहाँ तक, उसके बाद ऑल से लिखना है, ऑल से लेकर यहाँ तक बच्चों। ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ से पूरा, बीइंग से लेकर बच्चों ये पूरा यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट है। बीच में मैंने ये लाइनें छोड़ दी, ये नहीं करनी है, जो मैंने अंडरलाइन करी है सिर्फ आपको यही अंडरलाइन करके यही आंसर लिखना है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का। पेज नंबर हमारा 48 यहाँ पर है। अब वापस आ जाइए अपनी एक्सरसाइजेस पर और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकोले थिंक अबाउट द नीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर है वाई डिड मिल्स, मतलब जो मिल्स थे, जेम्स मिल और थॉमस मैकोले जो थे, वो लोग ये क्यों सोच रहे थे कि ज़रूरत है इंडिया के एजुकेशन को, नॉर्थ वेस्टर्न की एजुकेशन को, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न नहीं, मतलब नीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है, ये जेम्स मिल और थॉमस मैकोले जानना चाह रहे थे। पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है, जानना नहीं चाह रहे थे मतलब ऐसा क्यों सोच रहे थे, हम जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि बताइए, क्या क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि बताइए जेम्स मिल और थॉमस मैकोले क्यों चाह रहे थे कि इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। तो पेज नंबर 49 पे आंसर नंबर 2, पेज नंबर 49 पे
चलिए पेज नंबर 49 पर आ जाइए जल्दी से, और यहाँ देखिए आंसर नंबर 2 ये रहा। पहले यहाँ पर देखिए, जेम्स मिल वॉज वन सच पर्सन हु क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट. He argued that the British effort should not be toward pleasing the native Indians by teaching what they wanted. He thought that Indians should be taught about scientific and technical advances made by the Western. यहाँ तक हो गया, ये जेम्स मिल का नज़रिया हो गया। जेम्स मिल ने क्या सोचा यहाँ पर हमने बता दिया, यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन में। फिर यहाँ पर देखिए मैकॉले क्या सोच रहे हैं। मैकॉले वॉज ऑफ द व्यू दैट बाई प्रोमोटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कुड बी मेड बेटर पीपल। ठीक है, तो ये मैं पूरा समझा चुका हूँ, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जेम्स मिल से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है, बीच में ये सारी लाइनें नहीं करनी है, जितनी मैंने अंडरलाइन कर रखी है सिर्फ वो। जेम्स मिल से लेकर पहले वेस्ट तक लिखना है, उसके बाद मैकॉले से लेकर प्यूपिल तक लिखना है। तो मैकॉले जब यहाँ तक खत्म हो जाए तो ये अगली लाइन से शुरू करिएगा, मैकॉले से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का, पेज नंबर हमारा 49 नीचे देखिए। वापस आ जाइए एक्सरसाइजेस पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, वाई डिड महात्मा गांधी आर्ग्यू फॉर ट्रेनिंग इन हैंडीक्राफ्ट। ये बताइए महात्मा गांधी क्यों वाई डिड महात्मा गांधी आर्ग्यू फॉर ट्रेनिंग इन हैंडीक्राफ्ट। जो महात्मा गांधी थे वो क्यों कह रहे थे हैंडीक्राफ्ट में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या जो वेस्टर्न एजुकेशन थे उसके खिलाफ क्यों थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पेज नंबर 51 पर आइए, पेज नंबर 51 पर। ठीक है, पेज नंबर 51 पर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ही लिखा था, ही हटा के हमने लिख दिया गांधी जी या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थॉट दैट प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज लर्निंग अ क्राफ्ट कुड डेवलप पीपल्स माइंड। क्या हो गया, आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर हमें ही हटा के लिखना है। आंसर थॉट से ही शुरू होगा, मगर उससे पहले आपको लिखना होगा महात्मा गांधी थॉट दैट प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज लर्निंग अ क्राफ्ट कुड डेवलप पीपल्स माइंड। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, आंसर नंबर 3 हो गया। आंसर नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज ई हो गया। जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया छोटा छोटा, आप देख लिए। आंसर नंबर 3 हो गया, क्या, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पेज नंबर 51 पे है हमारा आंसर, ये देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट वेस्टर्न एजुकेशन मेड स्लेव्स आउट ऑफ इंडियंस। ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, ऐसा क्यों लगता था महात्मा गांधी को कि जो इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अपना गुलाम बना रही है या गुलाम बना लेगी। तो पेज नंबर 51 पे ही इसका आंसर है, पेज नंबर 51 पे ही इसका आंसर है कि महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि इंडियन जो है वेस्टर्न एजुकेशन अपना गुलाम बना लेगी। तो यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी argue that colonial education created a sense of inferiority मतलब inferior in the minds of Indians. This system made the Indians view Western culture as superior. English education enslaved us and destroyed the pride of Indians in their own culture. Indians educated in this system began appreciating everything which was British and slowly started admiring the British rule. Mahatma Gandhi felt that the system enslaved the Indian mindset. ओके, यहाँ से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। आंसर बड़े हैं बच्चों, मगर क्वेश्चन भी तो बड़े हैं। अब वो क्वेश्चन ही इतने पूछ रहा है तो आंसर हम इससे छोटा नहीं कर सकते। तो आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का, यहाँ से लेकर पूरा इंडियन माइंडसेट तक। ठीक है, यहाँ से महात्मा गांधी से लेकर यहाँ तक बच्चों को छोड़ना नहीं है आपको, बीच के ये पूरी लाइनें लिखनी है यहाँ से, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडियन माइंडसेट तक। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का अपने पेज नंबर 51 पे ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम वापस क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई डिड रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन नेचुरल सराउंडिंग। ये बताइए बच्चों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो नेचुरल सराउंडिंग में स्कूल क्यों खोलना चाहते थे। पेज नंबर 51 पे है इसका आंसर, पेज नंबर 51 पे है इसका आंसर कि रविन्द्रनाथ टैगोर खुली हुई जगह पर नेचुरल सराउंडिंग्स में मतलब स्कूल क्यों खोलना चाह रहे थे, जहाँ पर नेचुरल कुदरत वाली चीज़ें हों। ठीक है, तो पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल्स क्वाइट सफोकेटिंग. फॉर हिम द स्कूल appeared like a prison. He wanted a place where children could learn while enjoying their childhood. He wanted an atmosphere where child's creativity could be unleashed. Answer number 5 exercise E. उन्हें अपने बचपन में ऐसा लगता था, जो स्कूल था उन्हें ऐसा लगता था वहाँ पर घुटन होती थी, ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में बंद हूँ। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं उससे बेहतर है कि हम खुली जगह में लोगों को पढ़ाएं, जहाँ पर बच्चे खेल पाएँ, कूद मस्ती कर पाएँ, और उसके साथ इंजॉय करने के साथ साथ जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें मन लगेगा। तो उन्हें ऐसा स्कूल चाहिए था, इसीलिए उन्होंने क्या करा, खुली जगह में नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या किया, ऐसा स्कूल खोला था। क्या नाम था उसका, शांति निकेतन। मगर आंसर जो है यहाँ से लेकर आपका ड्यूरिंग से लेकर अनलीश तक, क्या ड्यूरिंग से लेकर अनलीश तक आपका आंसर है। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस आ जाइए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज ई के 5 क्वेश्चन हो गए हमारे।
हमारा एफ है, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड हमने होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया है, फोर्थ और फिफ्थ हमने कटवा दिया है। पहला देखिए क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ विलियम जोन्स एंड थॉमस मैकॉले। ये कह रहे हैं थॉमस मैकॉले और विलियम जोन्स का ओपिनियन क्या था, डिफरेंस फ़र्क मतलब ओपिनियंस में फ़र्क क्या था, जो उन दोनों का नज़रिया था इंडियन एजुकेशन को लेकर, उसके हिसाब से उन दोनों के हिसाब से दोनों में फ़र्क क्या था, विलियम जोन्स क्या सोचते थे, थॉमस मैकॉले क्या सोचते थे। तो आपको ये कहीं से भी 4 लाइन का आंसर लिखना है, 2-2 लाइन में दोनों का, ठीक है। सेकंड है, हाउ डिड द ब्रिटिश थिंक अबाउट कमर्शियल बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये कह रहे हैं जो ब्रिटिश थे उन्होंने कमर्शियल बेनिफिट्स के बारे में कैसे सोचा वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर इंडिया के अंदर। पेज नंबर 49 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, ठीक है। पेज नंबर हमारा ये 49 है बच्चों, ठीक है। पेज नंबर 49 पर बिल्कुल नीचे आइए, यहाँ से देखिए, इट वॉज बिलीव दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड हेल्प इंडियंस टू लर्न अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। इट कुड इवन चेंज द थिंकिंग ऑफ इंडियन पीपल टू बाय वेस्टर्न गुड्स। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ कहाँ से शुरू हुआ है हमारा, इट वॉज से लेकर पूरा हमारा यहाँ पर लास्ट में बाय वेस्टर्न गुड्स तक। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। फिर वापस आ जाइए इसकी एक्सरसाइजेस पर बच्चों, और यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एजुकेटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये कह रहे हैं बच्चों इसका क्या फ़ायदा होगा अगर आप अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। तो बच्चों पहली बात मैंने वर्नाकुलर लैंग्वेज बताई थी, वो लैंग्वेज जो नॉर्मल कुछ एक लोकेलिटी की बात हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज जो उस एरिया की हो जहाँ पर जो लोग बोलते हों, तो जब वो लोग बोलते हैं उसे वो अच्छे से समझ में आएगी। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ने का यही फ़ायदा है कि इंसान इजीली समझ पाएगा कॉन्सेप्ट को कि क्या सिखाना चाह रहा है। अगर मैं ही हूँ, अगर मुझे कोई फ़ारसी सिखाने लगेगा या मुझे कोई फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज में बोलने लगेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल शुरुआत से पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आते ही नहीं है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ने का ये फ़ायदा है कि इंसान जल्दी पढ़ पाएगा, क्योंकि वो इंसान पढ़ रहा है, वो चीज़ें उसे पता है कि इंग्लिश में अगर मैं कहूँ इंग्लिश की बात करें, तो अगर शुरुआत में ही हम इंग्लिश बोलने लगेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी, जब तक वो उसके सारे वर्ड समझ नहीं पाएगा। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ने का ये फ़ायदा है कि इंसान इजीली समझ पाएगा, ठीक है, और आसानी से वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, थिंकिंग्स को दूसरों तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में ईजिली कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर मैं किसी अंग्रेज़ से हिंदी में बात करूँगा तो हो सकता है उसे समझ में नहीं आए, क्योंकि वो इंग्लिश समझता है। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा उससे कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं इंग्लिश बोलूँ। तो इसी तरीके से हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क है, क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड, ये आपको कॉपी में करना है। और यहाँ पर हमारा जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, कंटेंट ओपन करिए, और यहाँ ये देखिए हिस्ट्री का हमारा पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। और वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, यानी PA2 के 6 और 7 दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हमारा PA2 का हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीटेड। चलिए यहाँ पर लिख लिए, और हमारा यहाँ पर PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिविक्स का सिर्फ एक चैप्टर बचा है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बच्चों, ठीक है। ज्योग्राफी में हमारा एक ही चैप्टर था जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, एग्रीकल्चर। आज हमारा इसका पार्ट 9 हम पहले कर चुके थे, पार्ट 10 हमने इसका कंप्लीट कर लिया, यानी हमारा चैप्टर 6 भी हो गया, चैप्टर 7 भी हो गया, दोनों हो गया। बचा है हमारा सिविक्स का सिर्फ एक चैप्टर, द जुडिशरी, पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे। सो जब तक के लिए हमने जो काम कराया है उसे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।